हेलो दोस्तों, मैं आकाश पाटिल स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं इसराइल की खुफिया एजेंसी यानी मोसाद की। इसराइल एक ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 85 लाख के आसपास है, लेकिन दिखने और पॉपुलेशन में भले ही ये सबसे छोटा हो, लेकिन कारनामों के बारे में बहुत ही बड़ा है। और जितना छोटा उतना ही खुफिया भी, और उनके दुश्मनों के लिए खतरनाक भी, और खतरनाक होने के साथ साथ सबसे सुरक्षित भी। इन्होंने दोस्तों खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अच्छे अच्छे मुल्क इनसे मुकाबला करने में खौफ खाते। अगर गलती से भी किसी देश ने इनके नागरिकों को छेड़ दिया और उनके साथ अगर कुछ गलत किया तो लगभग लगभग उसकी मौत तय है। और इन बातों की गवाही देते इसराइल के कारनामे इतिहास के पन्नों में दर्ज। और अगर इतिहास को खंगाला जाए दोस्तों, तो इन कारनामों के पीछे सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है मोसाद। जी हाँ दोस्तों, मोसाद इसराइल की खुफिया एजेंसी, और इनका काम करने का तरीका उतना ही साइलेंट, सफाईदार और खौफनाक भी। और इसी के वजह से इसराइल दुनिया का 8वां सबसे शक्तिशाली देश है। इनकी पॉलिसी है दोस्तों, अगर आपने इनके एक नागरिक को मारा तो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी उस देश में घुसकर आपके 10 नागरिकों को मारेगी। और इनके नागरिकों को मारने वाला एक एक शख्स जब तक मौत की नींद सुल नहीं जाता, तब तक इनकी एजेंसी और उनके एजेंट अपने खुफिया काम को अंजाम देते ही रहते हैं। और इसके पीछे का एक ही मकसद, दुश्मन के मन में खौफ पैदा करना और दुनिया में दबदबा कायम करना। इसी के वजह से इसराइल दुनिया का सबसे सुरक्षित देश, पूरी दुनिया डरती है इनकी इंटेलिजेंस से। और सबसे छोटा देश होने के बावजूद भी मोसाद का नाम दुनिया के टॉप 5 इंटेलिजेंस एजेंसी यानी खुफिया एजेंसियों के लिस्ट में शामिल है। अब मैं इतिहास के पन्नों में दर्ज मोसाद के आपको कुछ कारनामे बताता हूँ। 1972 में कुछ फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने म्यूनिक में घुसकर इन 11 खिलाड़ियों को मार डाला था। ठीक इसी के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री एक एक खिलाड़ी के घर जाकर उन्हें उनके घर वालों और रिश्तेदारों को भरोसा देकर आए कि इन सब के मौत का बदला लिया जाएगा। और ठीक इसी के बाद मोसाद को मिशन पर लगाया गया और सभी इंटेलिजेंस एजेंट को काम पर लगा दिया। और पहले ही 2 दिनों के अंदर मोसाद ने 2000 से ऊपर फिलिस्तीनी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। और दुनिया भर में छिपे खिलाड़ियों के मौत के सौदागरों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। मोसाद इस मिशन को 1972 से लेकर 1988 तक अंजाम देती रही और एक एक आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारती रही। जब तक एक एक का हिसाब चुकता न करते, तब तक मोसाद अपने खुफिया मिशन को अंजाम देते ही रहती है। और अब बात करते हैं दोस्तों मोसाद के सबसे फेमस और सबसे खतरनाक मिशन के बारे में। दिन था 27 जून 1967। एक हवाई जहाज इसराइल के शहर तेल अवीव से उड़ान भरता है और विमान का डेस्टिनेशन था पेरिस। लेकिन विमान को तेल भरने के लिए बीच में एथेंस में रुकना था। और जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, वैसे ही कुछ आतंकवादियों के द्वारा विमान को हाईजैक किया गया और यहाँ से विमान को बेंगाजी से होते हुए 4000 किलोमीटर दूर युगांडा के एंतबे एयरपोर्ट पर ले जाया जाता है। और इतनी 4000 किलोमीटर दूर विमान को ले जाने का मकसद वहाँ का सैनिक तानाशाह इदी अमीन और युगांडा के आजू बाजू वाले सभी देशों की इसराइल से दुश्मनी। और अब दोस्तों इदी अमीन ने आतंकवादियों का साथ इसलिए दिया क्योंकि इसराइल ने उसको एक बार नाराज किया हुआ था। तभी से ये सैनिक तानाशाह इदी अमीन मौके की तलाश में ही था। इदी अमीन को इसराइल से एक फाइटर जेट चाहिए था, लेकिन इसराइल ने उसे देने से इनकार कर दिया। तभी से इसराइल पर इदी अमीन गुस्सा था और मौके की तलाश में था और अभी उसके पास मौका आ चुका। और दोस्तों जैसे ही हाईजैकरों ने इदी अमीन से हेल्प मांगी, लोहा गरम देखकर इदी अमीन ने अपना हथौड़ा मार ही दिया और आतंकवादियों का साथ देने के लिए तुरंत हाँ कर दिया। ये युगांडा का सैनिक तानाशाह इदी अमीन दिखने में बिल्कुल गेंडे जैसा, एकदम हट्टा कट्टा, हाइट 6 फीट के ऊपर। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि ये इंसान का मांस खाना पसंद करता था। हालांकि इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। और इस घटना के बाद इदी अमीन अपने देश के फोर्स को आतंकवादियों के सुरक्षा में लगाकर देश के काम के लिए बाहर देश चला जाता है। प्लेन्स को हाईजैक करने वाले टोटल 4 लोग थे, उसमें से 2 फिलिस्तीनी आतंकवादी और 2 जो थे वो जर्मन आतंकवादी। और जर्मन आतंकवादी इसलिए क्योंकि यहाँ पे ही यहूदियों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी हुई थी। हिटलर ने हजारों यहूदियों को गैस की पाइपलाइन में जिंदा जला के मार डाला था। इसीलिए इन चारों ने कोलैबोरेशन में प्लेन को हाईजैक किया था।
और एयरपोर्ट पे पहले से ही 5 आतंकवादी इनका वेट कर रहे थे। और इजराइल पृथ्वी पर एकमात्र यहूदी देश है दोस्तों। दुश्मनी के चलते युगांडा हाईजैकर्स के लिए एक सबसे सेफ प्लेस था। और जैसे ही ये विमान एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, इजरायली नागरिकों को अलग और बाकी देशों के नागरिकों को अलग रख दिया गया और हाईजैकरों ने इजराइल से डिमांड करना चालू कर दिया। पहली डिमांड तो इनकी ये थी दोस्तों कि इजराइल के जेलों में बंद सभी फिलिस्तीनी आतंकवादियों को रिहा करा जाए। और इनकी दूसरी डिमांड $5 मिलियन और दूसरे देश इजराइल के साथ हाथ न मिला पाए, इसलिए इन्होंने बाकी देशों के नागरिकों को रिहा कर दिया और इजराइल के नागरिकों को बंदी ही बनाए रखा। और इन रिहा किए हुए नागरिकों का फायदा ठीक मोसाद ने उठाया और जो भी इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके वो पूरी इंफॉर्मेशन मोसाद ने इन नागरिकों से हासिल की। और दूसरा एडवांटेज इनके पास ये था कि जो युगांडा का एंतबे एयरपोर्ट था वो एक इजरायली कंपनी ने ही बनाया हुआ था। तो तुरंत इसके बाद उन्होंने एंतबे एयरपोर्ट बनाने वाली इजरायली कंपनी को बुलाया गया और एक एक जानकारी को वहाँ से इकट्ठा किया गया, एक एक लोकेशन की जानकारी ली गई। जो कमांडो इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले थे उन सभी कमांडोज को ट्रेन किया गया और एक एक लोकेशन समझा दिया गया, एक एक लोकेशन की जानकारी दी गई, कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है, सभी बातें बता दी गई। इन आतंकवादियों ने दोस्तों एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूर इन इजरायली नागरिकों को बंदी बना के रखा हुआ। इसके बाद कमांडोज ने अपने प्लेन का कलर इती अमीन के प्लेन के जैसा कर दिया और कमांडोज के पास खुफिया जानकारी थी कि इती अमीन ब्लैक कलर की मर्सिडीज यूज करता है। ये घटना 27 जून के दिन हुई थी और आतंकवादियों ने इजराइल को लास्ट डेट 4 जुलाई दी हुई थी। ऑपरेशन को अंजाम देने की तारीख 3 जुलाई रखी गई और टाइम रात के 1 बजे, जब सभी सुरक्षाकर्मी सो रहे होते। और अब कहानी में ट्विस्ट ये है दोस्तों कि इती अमीन ने पिछले कुछ दिनों से सफ़ेद रंग की मर्सिडीज यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और जैसे ही कमांडोज प्लेन के बाहर अपनी गाड़ियां लेकर उतरे और एयरपोर्ट के तरफ बढ़ने लगे, तभी आतंकवादियों की सुरक्षा में लगाए गए युगांडा के एक सैनिक को शक हो जाता है। और जैसे ही वो इजरायली कमांडोज के ऊपर अपनी बंदूक ही वाला था, इजरायली कमांडोज ने उसे मौत के नींद सुला दिया। इजरायली कमांडोज ने अपने गन्स के ऊपर साइलेंसर लगाया हुआ था ताकि गोलियों का आवाज ना हो सके। और एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद कमांडोज का पहला काम था एयरपोर्ट की सभी लाइट बंद कर देना। और ऐसा करने के बाद अभी तक तो इनका एक ही विमान लैंड हुआ था और बाकी जो 3 विमान थे वो अभी तक हवा में ही थे। और जो विमान का लैंड करने का रास्ता होता है उसकी आजू बाजू की सभी लाइटें बंद हो गई। तो इसके लिए भी इजरायली कमांडोज अपने साथ हाई इंटेंसिटी वाली, हाई फोकस फेंकने वाली टॉर्च लेके गए हुए थे और इन सभी टॉर्च को उस वे के आजू बाजू रख दिया गया। और उसके तुरंत बाद सभी 3 विमान जो हवा में उड़ रहे थे उनको लैंड कर दिया। और जैसे ही ये विमान लैंड हुए वैसे ही स्नाइपरों ने अपनी पोजीशन ले ली। और अब उनके सभी सैनिकों को मारने के बाद युगांडा के एंतबे एयरपोर्ट पर इजरायली कमांडोज का कब्जा। और तभी इजरायली कमांडोज एयरपोर्ट पर वहाँ पे जो उनके एयरफोर्स के MiG-21 विमान लगे, फाइटर प्लेन लगे हुए थे, उनको देखते हैं। और यहाँ से नागरिकों को रिहा करने के बाद ये विमान, ये फाइटर प्लेन उनका पीछा ना कर सके, इसलिए सभी विमानों को, सभी फाइटर प्लेनों को बमों से उड़ा दिया गया। और जाते जाते दोस्तों इनसे एक मिस्टेक हो गई। इनके जो फील्ड इंचार्ज थे योनातान नेतन्याहू, उनको एक गोली लग गई। और जब ये सब प्लेन इजरायली नागरिकों को लेकर इजराइल वापस लौट रहे थे तो रास्ते में ही योनातान नेतन्याहू की मौत हो गई। फील्ड इंचार्ज का काम होता है कि जब तक सभी विमानों में ना बैठ जाए तब तक फील्ड इंचार्ज विमान में नहीं बैठ सकता, सबके लास्ट में बैठता है। और ऐसा करते करते उनको गोली लग गई थी। और इस घटना के बाद से उनका भी एक सपना था कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। पूरे देश ने उनका सम्मान किया, उनके भाई ने देश के लिए जान गंवाई थी। तो जैसे ही वो इलेक्शंस में खड़े हुए, जनता के भरपूर वोट से वो चुने गए और अभी तक इजराइल के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इजराइल एक ऐसा देश है दोस्तों कि यहाँ के सभी नागरिकों को अगर आदमी हुआ तो 3 वर्ष के लिए, और अगर महिला हुई तो 2 वर्ष के लिए आर्मी की ट्रेनिंग लेनी मैंडेटरी है। एक कारण ये भी है कि पूरे देश इनसे डरते हैं क्योंकि हर एक नागरिक ने आर्मी की ट्रेनिंग ली हुई रहती है। ऐसे ही इजराइल ने अपने आप को इतना डेवलप करा हुआ है
चाहे वो खेती के बारे में हो टेक्नोलॉजी के बारे में हो। सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं दोस्तों कि बाकी देश ऐसा नहीं करते, लेकिन अपने जीडीपी का लगभग 4% हिस्सा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है। आदमियों के दिमाग पर अकेला इजराइल ही इन्वेस्ट करता है। पहले ये इन्वेंशन करते हैं और उस इन्वेंशन के बाद उस टेक्नोलॉजी को अपने पूरे देश में फैलाते हैं और उसके बाद बाकी देशों को बेचते हैं। चाहे मिलिट्री इक्विपमेंट्स क्यों ना हो जाए, सब आईटी सेक्टर्स के पार्ट क्यों ना हो जाए। पानी की बहुत कमतरता होने के बाद भी दोस्तों इजराइल ने जो थोड़ा सा पानी उनके पास अवेलेबल है उसको ही बार बार रिसाइकल करके ये लोग यूज़ करते हैं। उसमें ही खेती की जाती है, उसमें ही सब किया जाता है और उसी फिल्टर किए हुए पानी से ये लोग दुनिया की सबसे हाईटेक खेती करते हैं। अगर मिलिट्री कम पड़ गई तो इजराइल ने रोबोट्स डेवलप किए हुए हैं और इनकी बॉर्डरों पर इन्होंने जो दीवारें बनाई हुई है उन दीवारों की रखवाली यही रोबोट्स करते हैं। इन्होंने अपने पूरे देश को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से सेव किया हुआ है। अगर किसी ने भी इनके देश पर हमला कर दिया, कोई मिसाइल दाग दी, तो ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सामने से हमला किए हुए मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देगी। इजराइल ने इसके को सबसे छोटा देश होने के बावजूद भी इतना स्ट्रांग कर लिया है कि आजू बाजू जो भी इनके मुस्लिम देश है पूरे इनसे खौफ खाते हैं। इजराइल के आसपास सभी मुस्लिम देश है और मुस्लिम देशों से इजराइल घिरा हुआ है। इजराइल अपने आप में मिलिट्री इक्विपमेंट्स का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी, बहुत आधुनिक हथियार बनाने में माहिर इजराइल अपने पार्ट्स को एक्सपोर्ट करता है और इन्हीं पार्ट्स का बहुत बड़ी मात्रा में खरीदार भारत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।